भारतीय जनता पार्टी अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस वर्ष होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के प्रयोगों को प्रादेशिक चुनाव में दोहराने का फैसला किया है। इसकी एक झलक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में दिख गई। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को टिकट दिया है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जैसे प्रभावशाली और चर्चित चेहरे को इंदौर क्रमांक 1 सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। कहा जा रहा है कि भाजपा की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए आने वाली उम्मीदवारों की लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला देखने की संभावना है। पार्टी के अतीत के प्रयोगों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारकर मिला जुला परिणाम ही पाया था। एक तरफ त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने 68,000 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, तो पश्चिम बंगाल में उसके 5 में से 3 सांसद हार गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को समाजवादी पार्टी प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तो सवाल है कि बहुत प्रभावी परिणाम नहीं आने के बाद भी बीजेपी अपने सांसदों को प्रदेशों के चुनावी चौसर में क्यों धकेलती है। बात यह है कि केंद्र की राजनीति से प्रदेशों में भेजे गए नेता भले ही चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाते हों, लेकिन उनके असर से आसपास के क्षेत्रों में भाजपा को फायदा मिल जाता है। मैंने कई एक्सप्लेनर्स में ये बात आपको बताई है कि ये बात किसी एक सीट को जीतने तक सीमित नहीं है। दरअसल दायरा बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए अगर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते हैं तो ये बात सिर्फ उनकी सीट तक सीमित नहीं रहेगी। ग्वालियर चंबल का पूरा संभाग इससे प्रभावित होगा। अगर कैलाश विजयवर्गीय एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इंदौर क्रमांक 1 से लड़ रहे हैं, तो ये बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये बात पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र की है जहां पर वो एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। और इसी तरह आप उदाहरण चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो, इनके भी सामने रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो भले ही वहां केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता विधानसभा चुनाव में खुद नहीं जीत सके, लेकिन उन सभी के प्रभाव से आसपास के क्षेत्रों में कई बीजेपी उम्मीदवारों की किस्मत चमक गई। पश्चिम बंगाल के पिछले चुनाव में बीजेपी को 77 विधायक मिले। 5 साल पहले ये संख्या सिर्फ 3 थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की करल सीट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हार गए, लेकिन उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छी टक्कर दी। अखिलेश को 1,47,237 वोट मिले, जबकि एसपी सिंह बघेल को 80,455 वोट हासिल हुए। लेकिन अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही सपा का गढ़ रही मैनपुरी सीट के साथ साथ भोगांव सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हो गया। कुल मिलाकर करैल और किशनी सीट सपा के पास गई तो मैनपुरी और भोगांव बीजेपी के खाते में आ गई, यानी परिणाम 2-2 से बराबर का रहा। बीजेपी इन्हीं अनुभवों के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी सांसदों, मंत्रियों समेत बड़े बड़े चेहरों को टिकट देकर बड़ा दांव खेलना चाहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि सांसदों को विधायक बनाने पर क्यों उतारू है बीजेपी। सबसे पहला और बेहद महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि किसी सांसद का आसपास के उन 5-6 विधानसभाओं पर वर्चस्व होता है, जिनसे मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। वो सांसद निधि से अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम देते हैं। वहीं संगठन के बड़े नेताओं को टिकट मिलने से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। कार्यकर्ताओं का पार्टी से जुड़ाव ही संगठन के नेताओं के जरिए होता है। इस कारण वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए चुनाव में अपने नेता की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा देते हैं। इसका फायदा निश्चित तौर पर पार्टी को मिलता है। बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों को रणनीति बनाने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है, ए, बी, सी और डी। ए श्रेणी की वो सीटें होती हैं जहां बीजेपी कभी हारी ही नहीं, बहुत पक्के गढ़ रहे हैं यानी पार्टी के। बी श्रेणी की सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी ने उन सीटों को सी और डी कैटेगरी में रखा है जहां उसे खुद लगता है कि प्रतिस्पर्धी दल उससे भारी है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मुख्य रूप से इन्हीं 2 श्रेणियों के विधानसभा क्षेत्रों में उतारा जा रहा है। बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से पार्टी को राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता का लाभ मिलता है। इन नेताओं के पास चुनाव जीतने का बेहतर मौका होता है और वो पार्टी के लिए वोट जुटाने में भी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ साथ 4 अन्य सांसदों को भी टिकट दिया है। इन नेताओं के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से विपक्ष को कमजोर करने में मदद मिल सकती है। इन नेताओं के सामने खड़े होने से विपक्षी उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में 3 केंद्रीय मंत्रियों गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल और 4 सांसदों को टिकट दिए जाने की अटकलें लग रही हैं। इन नेताओं के सामने खड़े होना किसी भी विपक्षी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होगा। बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से पार्टी की दलीय इकाई को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इन नेताओं के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अधिक सक्रिय हो सकते हैं और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से हिस्सा ले सकते हैं।
उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जिसका जमीनी असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी वहां से चुनकर दिल्ली पहुंचे नेताओं को वापस उनके प्रदेशों में भेज सकती है। तेलंगाना से बीजेपी के 4 सांसद हैं। पार्टी ने उनमें से एक जी किशन रेड्डी को केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है। बीजेपी के तेलंगाना से 3 अन्य सांसद संजय बांदी, अरविंद धर्मपुरिया और स्वयं बाबू राव हैं। संभव है कि सभी चारों सांसदों को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि पार्टी इस बार तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार को पलटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासकर कर्नाटक के हाथ से निकल जाने के बाद सत्ता के नजरिए से बीजेपी का दक्षिणी राज्यों से सफाया हो गया, इसलिए वो तेलंगाना के जरिए देश के दक्षिणी हिस्से में सत्ता की अलग जगह रखने को आतुर है। राजस्थान की राजनीतिक परंपरा के मुताबिक इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि वहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है। चूंकि अभी अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, इसी रिवाज या परंपरा के अनुसार बीजेपी का नंबर आता है, लेकिन कोई भी पार्टी परंपरा के भरोसे नहीं रह सकती और नहीं रही है अभी तक। मध्य प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहां भी रिवाज चलता था, बीजेपी ने तोड़ दिया रिवाज। शिवराज सिंह चौहान को 2 बार मौका मिला, 3 बार मौका मिला, फिर चौथी बार कमलनाथ की सरकार बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई। तो कुल मिलाकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रिवाज हर जगह काम नहीं करता है। हाँ, ये बात भी सही है कि हिमाचल जैसी जगह पर काम किया। बीजेपी ने भी राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए फुल प्रूफ प्लान को अंतिम रूप दे दिया है या अभी भी इसमें जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी 30 से 35% विधायकों का टिकट काट सकती है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को प्रदेश के चुनाव में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी वो केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट में दिखने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा भागीरथ चौधरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जैसे सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। दिया कुमारी भी एक बहुत बड़ा नाम है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। इस कारण वहां बीजेपी को कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए कदम कदम पर रणनीतियों के जाल बिछाने होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में भी एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्यसभा सांसद समेत कुल 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी ने सांसद विजय बघेल को पाटन से टिकट देकर इसकी शुरुआत कर दी है। अटकलें हैं कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद संतोष पांडे और गोमती साय के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी छत्तीसगढ़ से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों डॉक्टर रमन सिंह और लता उसेंडी को भी विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जहां तक बात मध्य प्रदेश की है तो वहां से आ रहे चुनावी सर्वेक्षणों में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पर बढ़त मिलते दिखाई जा रही है। कांग्रेस ने यही दावा किया अपने इंटरनल सर्वे में। इस कारण भी बीजेपी एमपी में रणनीति की कसौटी पर खुद को ठीक से कसकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। पार्टी ने 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा में अकेले 150 सीटें लाने का टारगेट रखा है। दिमनी निवास और नरसिंहपुर क्षेत्रों में मजबूत पकड़ वाले केंद्रीय नेताओं क्रमशः नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल की उम्मीदवारी से पार्टी अपनी लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहती है। वहीं सांसदों गणेश सिंह का सतना, राकेश सिंह का जबलपुर, उदय प्रताप सिंह का होशंगाबाद और रीति पाठक का सीधी इलाके में काफी प्रभाव है। उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जबकि बाकी सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र के नामों वाली विधानसभा सीटों से टिकट दिए गए। इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने वाली है। स्वाभाविक है कि ये कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाएगी, जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में जन आक्रोश यात्रा के जरिए मतदाता के बीच पहुंच रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। अहम बात यह है कि कुछ ही महीनों बाद फिर लोकसभा का चुनाव होना है, आम चुनाव होने। यहाँ पर इन्हीं चेहरों को सांसद के तौर पर टिकट मांगने के लिए जाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तब पूरे देश में सामने रखा जाएगा, इसीलिए इसकी जमीनी तैयारियों के तौर पर भी इन चुनावों को देखा जा रहा है और अभी से उन चेहरों को ही उतार दिया गया है जिन्हें दोबारा शायद हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि जनता से वोट मांगने के लिए जाना हो, और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का। यही स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसी स्थानीय चेहरे पर दांव खेलने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही बीजेपी ने आगे रखा।